कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया लेकिन वो चार्ज ही नहीं हुआ? विकसित देशों में शायद ऐसा कभी ना हुआ हो। हम इसे ज्यादा अहमियत नहीं देते। ज्यादातर समय बिजली रहती है और आपकी डिवाइस काम करती रहती है। केली इंजीनियर हैं और ऊर्जा सिस्टमों पर काम करती हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो दरअसल काफी पेचीदा है। जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके इस्तेमाल के हिसाब से जनरेट होती है। आप तक पहुंचने के लिए वो तारों, केबलों और ट्रांसफार्मरों के एक सघन नेटवर्क से होकर गुजरती है, जिसे ग्रिड कहते हैं। ग्रिड बिजली पैदा करने वाले जनरेटरों से बनता है, जैसे गैस या एटमी ऊर्जा संयंत्र या पवन चक्कियां। ट्रांसमिशन लाइनें उस बिजली को सब स्टेशनों तक ले जाती हैं। वहां वो कम वोल्टेज में तब्दील हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें आखिरकार उस बिजली को घरों और दफ्तरों तक पहुंचाती हैं। सोलर पैनलों और विंड टर्बाइनों की अपनी भी एक सोच होती है। हम उन्हें मौजूदा डिस्पैचेबल जनरेटरों की तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। डिस्पैचेबल मतलब हमारे वो बिजली संसाधन जिनकी काफी मांग रहती है, जैसे कि कोयला या गैस पावर प्लांट। आप उन्हें जैसा ऑपरेट करना चाहें उस हिसाब से उन्हें बंद या शुरू कर सकते हैं। सौर और पवन ऊर्जा इसके उलट हैं, नॉन डिस्पैचेबल। सौर ऊर्जा पाने के लिए धूप चाहिए और पवन ऊर्जा के लिए हवा। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन 20-30 साल पहले की तुलना में एक अलग तरह की चुनौती है। टिम मायर यूर्गेंस जर्मनी की एक ग्रिड ऑपरेटर कंपनी के सीईओ हैं। जर्मनी में 40% से ज्यादा बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। 2030 तक वो 80% तक पहुंच जाएगी। पवन और सौर ऊर्जा की बड़ी हिस्सेदारी क्या चुनौतियां लाएगी? पहली तो यही कि उनके लिए आप मौसम पर निर्भर रहेंगे। इस बात की ठीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि अगले दिन मौसम कैसा रहेगा। इस मामले में खुशकिस्मती से हम बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन बेहतरीन भविष्यवाणी भी मौसम नहीं बदल सकती। जर्मन शब्द डुंकलफ्लाउटे का मतलब है डार्क डोल्ड्रम्स, मतलब वो समय जब धूप भी कम रहती है और हवा भी। ग्रिड ऑपरेटर के लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने जैसी होती है। हवा और धूप अच्छी रहे भी तो उन जगहों पर नहीं जहां उसकी जरूरत हो। अक्षय ऊर्जा के मामले में जैसे आप जर्मनी को देखें तो जहां जरूरत है वहां वो हमेशा नहीं मिलेगी। जर्मनी की ज्यादातर पवन ऊर्जा उत्तरी जर्मनी में बनती है और सौर ऊर्जा दक्षिण में। अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे जर्मनी के दक्षिणी इलाकों में ज्यादा पवन ऊर्जा मिलने लगे, जहां उद्योगों के बीच ऊर्जा की काफी मांग है, या उत्तरी इलाकों में और सौर ऊर्जा मिलने लग जाए। अमेरिका में भी यही हाल है। ज्यादातर पवन ऊर्जा बनाई तो देश के बीचों बीच जाती है, लेकिन 2/3 से ज्यादा आबादी अमेरिका की सीमा से 100 मील के दायरे पर रहती है, तो मांग वहां है। नतीजतन पवन और सौर ऊर्जा ग्रिड संचालकों के लिए सिरदर्द बन रही है। लेकिन अगर ये कहें कि समस्या वे नहीं ग्रिड हैं, तो ऐतिहासिक रूप से हमने पावर स्टेशन अपने शहरों के करीब बनाए, कोयला, गैस या बाद में यूरेनियम जैसे ईंधन उन तक पहुंचाए। बिजली का सफर आमतौर पर छोटा ही रहा। दूसरी तरफ सौर और पवन ऊर्जा सिस्टम वहीं लगाने होते हैं जहां उनका ईंधन यानी धूप और हवा सबसे ज्यादा मौजूद होती है। और सिर्फ यूटिलिटी कंपनियां ही बिजली पैदा नहीं करती, जैसे लोग अपनी छतों पर ही सौर पैनल लगा रहे हैं। पारंपरिक उपभोक्ता अब बिजली उत्पादक भी बन रहे हैं। चीजें काफी बदल गई हैं, लेकिन ग्रिड नहीं बदले। जो ऊर्जा सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं उसमें वे फिट नहीं बैठते। हमें बिजली को उसके उत्पादन स्थल से वहां तक ले जाना होता है जहां उसकी जरूरत है। लिहाजा पहले के मुकाबले बिजली का परिवहन अब ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हमें अपने ग्रिडों को बेहतर ढंग से जोड़ना होगा। इसलिए ग्रिड संचालक कंपनी टेनेटी उत्तरी जर्मनी को दक्षिण से जोड़ने वाली 700 किलोमीटर लंबी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जूड लिंक बना रही है। जब दक्षिण में धूप ना रहे तो उसे उत्तर की हवा से बिजली मिलेगी। इन विशाल ट्रांसमिशन लाइनों को बनाना वाकई मुश्किल है। संपत्ति के अधिकार जैसे मुद्दे आते हैं। खतरे में घिरी प्रजातियों और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे मुद्दे भी हैं। उनसे जुड़ी चिंताएं हैं। ऐसे प्रोजेक्टों को पूरा करने में वाकई बहुत लंबा समय लगेगा और वे बहुत ज्यादा महंगे पड़ेंगे। सबसे जरूरी है स्टोरेज बनाना, ताकि जरूरत पड़ने पर ऊर्जा की सप्लाई हो सके। छोटी अवधियों के लिए विशाल बैटरी पैक अब खूब बिकने लगे हैं। आप धूप आने या हवा चलने के हिसाब से बैटरी चार्ज कर सकते हैं
और फिर जब धूप और हवा ना हो तो आप उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। कुछ ग्रिड पानी से खींचकर भी ऊर्जा स्टोर करते हैं। पहले पहाड़ी पर पानी खींचने के लिए आप बहुत सारी बिजली इस्तेमाल करते हैं और उसे वापस पाने के लिए पानी को टरबाइन पर गिरा देते हैं, लेकिन दोनों तरीकों में कुछ ही घंटों की बिजली मिलती है। अगर कई दिनों तक धूप या हवा ना मिले तो ऐसे में हमें दूसरे समाधान चाहिए, जैसे हाइड्रोजन। हम उसे अक्षय ऊर्जा से बना सकते हैं और CO2 उत्सर्जन के बिना उसे फिर पावर प्लांटों में जला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारे समय हाइड्रोजन जलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत कारगर तरीका नहीं, लेकिन कुछ खास स्थितियों में हमें इसकी जरूरत तो है ही। फिर समाधान का दूसरा हिस्सा आता है, जिस पर हाल ही में बात होनी शुरू हुई है। हमारे पास वो अवसर है। मांग पूरी करने के लिए आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं या मांग को कम कर सकते हैं, ताकि मांग और आपूर्ति के बीच एक संतुलन बन जाए। सपना तकनीक आधारित ऐसी स्मार्ट ग्रिड बनाने का है जो मांग और आपूर्ति का संतुलन लचीला बनाए रखने के लिए ऑपरेटरों को और ज्यादा जानकारी दे सके। ये सब काफी चुनौतीपूर्ण और महंगा है। एक अध्ययन के मुताबिक नेट जीरो टारगेट हासिल करने के लिए दुनिया भर की ग्रिडों को 2050 तक हर साल $1.1 ट्रिलियन निवेश करने होंगे। नए सोलर पैनल और पवन चक्कियां जो लगेंगी सो अलग। ग्रिड को बदलना बहुत बड़ा काम है, लेकिन अगर हम वाकई जीवाश्म ईंधनों को छोड़ना चाहते हैं तो ये करना ही होगा। क्योंकि आखिरकार हमारे ग्रिड ऊर्जा ट्रांजिशन की रीढ़ हैं। हम कामयाब नहीं हुए तो ये ट्रांजिशन भी सफल नहीं होगा। ये दौड़ तो हमें जीतनी ही होगी और दूसरा कोई विकल्प नहीं।